Yesterday we were discussing the total energy of simple harmonic oscillator, and we had found that the total energy is equal to sum of potential energy and kinetic energy. कल हमने आपको बताया था कि यदि y डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी पार्टिकल का जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है और m उसका मास होता है, तो आप याद करो कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट वाज हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, और जो काइनेटिक एनर्जी होती थी वो होती थी हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ब्रैकेट स्टार्ट्स r स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये जो पहला हिस्सा है ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये वाला हिस्सा ये काइनेटिक एनर्जी है। ये हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये आपको दोबारा रिमाइंड कराने के लिए कि ये पोटेंशियल एनर्जी होती थी और ये काइनेटिक एनर्जी होती थी। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा डिस्प्लेसमेंट को y ही लूँ और जो एम्पलीट्यूड है वो हमेशा r ही लूँ। अब मैं सपोज करता हूँ कि भाई जो एम्पलीट्यूड है वो a है और जो डिस्प्लेसमेंट है एट एनी इंस्टेंट वो x है, तो ये जो इक्वेशन है इसको आप u इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पर ई के विल बी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर आर की जगह a आ जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसीलिए मैं आगे जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहा हूँ उसमें मैंने यही नोटेशन यूज़ कर ली a और x की। तो यहाँ यदि मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, तो यहाँ पर मैं अब बजाय y के x लेकर चल पड़ा हुआ हूँ कि भाई मेरा डिस्प्लेसमेंट x है, मास कैपिटल M है और एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन a है। तब नेचुरली है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हियर a इज एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। और यदि मैं टोटल एनर्जी की बात करूंगा तो इन दोनों का जोड़, मैं उसका नाम रख लेता हूँ E नॉट। तो E नॉट इज इक्वल टू पी ई प्लस के ई, और ये हमने पीछे ही किया था इन दोनों को जोड़ के। अब R की जगह क्योंकि मैं A इस्तेमाल कर रहा हूँ तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, जो कि मैक्सिमम होती है। अब यदि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हो पोटेंशियल एनर्जी की, तो आप इस इक्वेशन को देखो तो ये वैसे ही आपको लग रही है कि ये पैराबोलिक इक्वेशन है। जैसे आप याद करो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं ये पैराबोलिक इक्वेशंस हैं। तो जो ग्राफ होगा काइनेटिक एनर्जी का भी और पोटेंशियल एनर्जी का भी, ये दोनों के केस में, इसके केस में भी इसके केस में भी, ये पैराबोलिक नेचर का होगा। पर वो पैराबोलिक ग्राफ हमने ड्रा कैसे करना है, तो उसके लिए हम डिफरेंट कंडीशन स्टडी करते हैं। देखिए, यदि हम मीन पोजीशन की बात करते हैं तो मीन पोजीशन के ऊपर x इज 0, सो देयरफॉर व्हेन x इज 0 तो यहाँ से आप पोटेंशियल एनर्जी निकालो x को 0 पुट करके। x 0 पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू 0, और यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकालें तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पर x तो 0 है तो इट विल कम आउट टू बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये तो टोटल एनर्जी है E नॉट के बराबर, तो इसीलिए इट कम्स आउट टू बी E। तो इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होती है मीन पोजीशन पर, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है मीन पोजीशन पर। अब यदि हम दूसरा केस लेकर चलें
कि इन बिटवीन कहीं से x इज इक्वल टू प्लस माइनस a/2 के ऊपर, तो पोटेंशियल एनर्जी वही फार्मूला यूज करें पिछले वाला बेस फार्मूला। तो x को हम a/2 का होल स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस a/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 इंटू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये यहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, ये वाला हिस्सा तो टोटल एनर्जी है, तो इसलिए इसको लिख दिया 1/4 E0। और यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब x की जगह ये चीज़ आ गई, ये फार्मूला यूज़ किया, प्लस माइनस a/2 का होल स्क्वायर। आप यदि इसको कैलकुलेट करें तो इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 3/4 इंटू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, पर हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इज द टोटल एनर्जी E0, तो इसलिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई 3/4 E0। ये कहीं बीच में, यानी कि मिडवे बिटवीन एक्सट्रीम पोजीशन एंड द मीन पोजीशन। और यदि हम थर्ड केस लें व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, मतलब इधर इट इज ऑन द राइट एक्सट्रीम और ऑन द लेफ्ट एक्सट्रीम, मतलब वन एक्सट्रीम और द अदर एक्सट्रीम, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी आप याद करो फार्मूले से, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। तो x को तो हम प्लस माइनस a पुट करके उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो ये आएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये तो टोटल एनर्जी के बराबर है E0, यानी पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन। और यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होता था, पर x किसके बराबर है, ये x इज प्लस माइनस a, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो इट विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस a का होल स्क्वायर, और ये भी a स्क्वायर होगा प्लस माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस करके 0 हो गया, नेट रिजल्ट इज 0। इसका मतलब यदि हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं तो एक्सट्रीम पोजीशन पर ये मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम होती है। तो हमारे पास ये पॉइंट्स बन गए जिनकी मदद से हम ग्राफ बना सकते हैं। अब आपको पता ही है कि ग्राफ तो पैराबोलिक नेचर का होना है, तो इसीलिए ये हम ग्राफ बना रहे हैं। आप यदि पोटेंशियल एनर्जी की बात पहले करेंगे तो आप याद करो कि मीन पोजीशन के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर यानी प्लस a के ऊपर ये मैक्सिमम है, ऐसे ही माइनस a के ऊपर भी ये मैक्सिमम है। इसलिए ये पैराबोलिक ग्राफ कुछ इस ढंग से बनेगा, ये कंप्लीट डार्क लाइन। हमने इधर को अलोंग एक्स एक्सेस डिस्प्लेसमेंट लिया है और अलोंग वाई एक्सेस एनर्जी ली है, एनर्जी ये हमने दिखाया हुआ है। और यदि काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो मीन पोजीशन है उसके ऊपर मैक्सिमम है, ये वाला पॉइंट बन गया। और काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर, चाहे फर्स्ट एक्सट्रीम देखें माइनस a के लिए, चाहे सेकंड देखें प्लस a के लिए, तो यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी 0 है, और इसीलिए ये दोनों पॉइंट्स आ गए। इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये एक पैराबोलिक नेचर में होनी चाहिए, तो वो ये डॉटेड लाइन से हमने ये पैराबोलिक लाइन दिखाई हुई है। और इसमें हमने ये पॉइंट्स भी दिखाए हैं बीच में, -a/2 यानी मिडवे बिटवीन 0 टू -a, और 0 टू a के बीच में मिडवे ये a/2, तो इसमें अलग अलग वैल्यूज़ इसके कॉरस्पॉन्डिंग आएंगी। यहाँ पर यहाँ मेरा कर्सर जा रहा है, उसके हिसाब से काइनेटिक एनर्जी इसके इधर से यहाँ पर कहीं काइनेटिक एनर्जी वाला पॉइंट बनेगा, ऐसे ही यहाँ कहीं पोटेंशियल एनर्जी बनेगी -a के कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ कर्सर जा रहा है ये, और इधर +a के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। अब यदि आप टोटल एनर्जी की बात करते हैं तो टोटल एनर्जी तो चेंज ही नहीं होती। टोटल एनर्जी
क्योंकि इट इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो इसलिए चाहे आप माइनस ए पे देखें तब भी ये मैक्सिमम है, यानी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, इस केस में हमने ए माना हुआ एम्पलीट्यूड। तो और यहाँ पर भी यदि मीन पोजीशन पर देखें तब भी यहाँ भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, और यदि एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे प्लस ए एम्पलीट्यूड है वहाँ पर देखें तब भी ये है। तो इन सभी को पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन ये स्ट्रेट लाइन होगी। सो दिस रिप्रेजेंट्स टोटल एनर्जी। तो ये जो डॉटेड स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है, और ये जो डार्क लाइन वाला ग्राफ है ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, और ये जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ जाते हुए ये सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। तो दीज आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज टोटल एनर्जी। अब हम चलते हैं, हमने पीछे डिफरेंशियल इक्वेशन की थी, अब ये दोबारा से आपको यहाँ बता देते हैं। हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं, दैट इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। अब आप याद करो, हमने पहले ही आपको बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बताया था कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। यदि डिस्प्लेसमेंट राइट को है तो एक्सेलरेशन लेफ्ट को लग रही है, और क्योंकि एक्सेलरेशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, दिस इज ए और ये ब्रैकेट डाल के टी लिख दिया, यानी इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट भी फंक्शन ऑफ टाइम है, तो हमने लिख दिया कि एक्स फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए as a function of time is proportional to minus x as a function of time, यानी a within parenthesis t is proportional to minus x within parenthesis t। अब यदि आप याद करो, यदि मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, और आप याद करो स्प्रिंग के केस में मास इनटू एक्सेलरेशन तो माइनस के एक्स होता था, रिस्टोरिंग फोर्स लगती थी जब आपको बताया था। साथ ही साथ आपको हुक्स लॉ के बारे में भी बताया था कि हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है तो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया कि एम ए फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स टी। यहाँ पर देखो मास से गुणा करके तब भी तो प्रोपोर्शनैलिटी ही रहेगी, एम ए टी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स टी, और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो ये के लगेगा, तो हम लिख देंगे एम ए एज अ फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस के एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी। अब हम m को नीचे ले आते हैं तो हमारे पास बनेगा ए टी इज इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी, और k ओवर m को हमने आगे ही माना था कि इट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये हमने ग्रीन इंक से जो यहाँ बताया हुआ है। तो इसलिए ये जो हमारी इक्वेशन है, ये वाली अबव इक्वेशन, ये पिछली इक्वेशन से आती होगी तो ये इक्वेशन 4 बना दिया हमने, अदरवाइज ये इक्वेशन यहाँ इसको हम मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं x डबल डॉट, क्योंकि a कैन बी रिटन एज डिफरेंशियल डबल डिफरेंशियल ऑफ x, यानी कि d2x ओवर dt स्क्वायर। तो हम d2x ओवर dt स्क्वायर को पिछले साल से लिखते आ रहे हैं डबल डॉट के टर्म्स में, तो x डबल डॉट एज अ फंक्शन ऑफ t प्लस ओमेगा स्क्वायर x एज अ फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 0। सो वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ना, ये हमारी इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, जिसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम भी बोलते हैं। पर क्वेश्चन राइज होता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। अब यदि आपने मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस की स्टडी की है तो आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व करना जानते होंगे। अदरवाइज ऐसी जो इक्वेशंस होती हैं उनका जो सोल्यूशन होता है वो साइन के टर्म्स में भी आ सकता है और कॉस के टर्म्स में भी आ सकता है, यानी साइन ओमेगा टी भी हो सकता है, कॉस ओमेगा टी भी हो सकता है। तो इसलिए हम एक जनरल सोल्यूशन ले लेते हैं जो कि साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। तो इसीलिए हमने कह दिया कि जो इक्वेशन 1 है उसका सोल्यूशन ऐसे लिखा जा सकता है, x as a function of time is equal to c1
साइन ओमेगा टी प्लस C2 कॉस ओमेगा टी। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब आप सोचेंगे ये साइन है या कॉस है, पर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही इक्वेशन बनेगी जो आप पहले कर चुके हुए हैं, और इसको हम करके दिखा सकते हैं आपको ऐसे। तो उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज करो कि C1 इज इक्वल टू A cos phi, कॉल इट इक्वेशन नंबर 3, एंड C2 इज इक्वल टू A sin phi, कॉल इट इक्वेशन नंबर 4। अब ये इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ये दोनों इक्वेशन यानी C1 की वैल्यू और C2 की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आया, वी गेट xt इज इक्वल टू A cos phi sin ओमेगा टी प्लस A sin phi cos ओमेगा टी। या फिर आप A कॉमन ले लो और साइन वाले हिस्से को पहले लिख लो, ऐसे ही यहां पर कॉस वाले हिस्से को पहले लिख लो। तो हमारे पास क्या आ गया, xt इज इक्वल टू A ब्रैकेट स्टार्ट्स साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। अब ये आप फार्मूला यह जानते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इट इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो यही हमने फार्मूला यूज किया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी। तो हमारे पास xt, हम ये पीछे जाके दोबारा देख लेते हैं, ये देखो ये हमारे पास xt इज इक्वल टू A। तो यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी दोनों को मिला के क्या बना, साइन ए प्लस बी। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, xt इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये क्या है, ये आप पहले कर चुके हैं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन नहीं है, वहां पर हमने इसको y लिया था। अब यहाँ पर x ले रहे हो, आप डिस्प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, वेदर इट इज x और y, इट इज योर चॉइस। तो इसीलिए x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस फाई, सो विच रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब क्वेश्चन है कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इसका एम्पलीट्यूड कितना, इसका एम्पलीट्यूड है A, इनिशियल फेज कितना, वो है फाई, टोटल फेज कितना, वो है ओमेगा टी प्लस फाई। तो हमें A और फाई यदि निकालना हो तो कैसे निकालें, तो इसके लिए हम जो पीछे इक्वेशंस की हैं, इक्वेशंस 3 एंड 4, हम उनकी मदद से A भी निकाल सकते हैं और फाई भी निकाल सकते हैं। अब आप सोचें कैसे, देखो पिछली इक्वेशंस पे द्वारा चल पड़ते हैं। ये हमारी पिछली इक्वेशंस थी, C1 इज इक्वल टू A cos फाई और C2 इज इक्वल टू A sin फाई। यदि आपने इन इक्वेशन से A निकालना है तो आप क्या करो, इसका सिंपली स्क्वायर एंड ऐड कर दो। आप देखेंगे साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 होता है, तो इसका स्क्वायर A स्क्वायर आ जाएगा राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो यही हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 3 एंड 4, वी गेट A इज इक्वल टू C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर अंडर द रूट, कॉल इट इक्वेशन नंबर 6। और यदि आप फाई निकालना चाहते हैं इनिशियल फेज, तो उसके लिए फिर वहीं पे इक्वेशन 3 और 4 से, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा A साइन फाई, राइट हैंड साइड देखो इसकी, A साइन फाई और ये A कॉस फाई। जब डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट फाई बनेगा, और यदि लेफ्ट हैंड वाली देखेंगे ये बनेगा C2 ओवर C1। तो हमारा टेंजेंट फाई किसके बराबर आ गया, C2 ओवर C1। तो फाई किसके बराबर आ गया, फाई इज टेंजेंट इनवर्स। तो यही हमने यहाँ लिख दिया, फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स C2 ओवर C1। तो इस ढंग से हम ये फाई भी निकाल सकते हैं। तो जो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है उसका यदि हम सोल्यूशन निकालना चाहते हैं तो उसका सोल्यूशन ये निकलता है, xt इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अब यहाँ पर बच्चों के मन में क्वेरी आएगी कि क्या यहाँ कॉस नहीं आ सकता था? द आंसर इज यस, यहाँ कॉस भी बन सकता है, पर उसके लिए आपको जो कांस्टेंट्स चुने हैं ना C1 और C2, उनको चेंज करना पड़ना है। जैसे ये C1 है, यहाँ मैं यदि C1 को A साइन फाई ले लूँ और C2 को A कॉस फाई ले लूँ तो यहाँ पर ये चेंज आ जाएगा,
यहाँ चेंज क्या आएगा, ये वाली चीज चेंज हो जाएगी, ये नीचे देखो एक्स टी, ए यहाँ पर बन जाएगा साइन ओमेगा टी साइन फाई, और यहाँ बन जाएगा कॉस ओमेगा टी कॉस फाई। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो ये बन जाएगा कॉस ए माइनस बी, ये फार्मूला लग जाएगा। और उस केस में हम यहाँ पर इसको एक्स टी एज ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाई या प्लस फाई, डिपेंडिंग अपॉन के हमने फाई कैसे लिया हुआ है उसके हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। तो नेचुरली तो हमारा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो साइन या कोसाइन दोनों के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या फिर दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यही हम यहाँ पर बताना चाहते थे। अभी हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बार बार बात कर रहे हैं। हमने अभी तक इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके नहीं देखा। हम चाहते हैं कि भाई जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है वो टाइम से वेरी करती है, टाइम के साथ साथ चेंज करती है। अब यदि वो टाइम के साथ चेंज करती है तो उसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है टाइम के साथ। तो हम डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का विद टाइम ग्राफ बना के देखते हैं। तो उसके लिए हमें इनकी इक्वेशंस चाहिए। तो अब हम पहले ही कर चुके हैं कि एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। मैं कहता हूं फाई जीरो है मेरा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिया था। तो उस टाइम पे एक्स टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए साइन ओमेगा टी। तो यदि वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो आपको याद है इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो वेलोसिटी v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इट इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और यदि फिर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। ए विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। अब ए साइन ओमेगा टी एक्स होता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ मैंने एज ए फंक्शन ऑफ टी नहीं लिखा हुआ, इट इज अंडरस्टूड कि ए भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा यदि एक्स फंक्शन ऑफ टाइम है। अब यदि हम इनके हिसाब से डिफरेंट इक्वेशंस के हिसाब से डिफरेंट टाइम्स की वैल्यूज के ऊपर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देखना चाहें तो हम इनको एक टेबल के रूप में बना सकते हैं। और वे जो टेबल बनेगा वो ये ऐसा बनेगा, जैसे टाइम t, जीरो टाइम पीरियड का चौथा हिस्सा यानी t/4 टाइम पीरियड का आधा हिस्सा यानी t/2 टाइम पीरियड का 3/4 यानी 3t/4, या फिर कंप्लीट मतलब चार हिस्सों में बांट दिया, 0 t/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, ये मतलब हुआ ना इनका। अब यदि इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये मैं आपको, अब आप सोचेंगे कि जीरो टाइम पे x की वैल्यू 0 आएगी। अब कैसे आएगी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। t/4 टाइम पे ये a आएगी, t/2 टाइम पे ये 0 आएगी, 3t/4 टाइम पे ये -a आएगी, t टाइम पे ये 0 आएगी। ऐसे ही वेलोसिटी की वैल्यूज 0 टाइम पे a ओमेगा, t/4 टाइम पे 0, हाफ टाइम यानी t/2 टाइम पे -a ओमेगा, 3t/4 टाइम पे 0, t कंप्लीट टाइम पीरियड के बाद a ओमेगा। और यदि एक्सेलरेशन की बात करूँ तो 0 टाइम के ऊपर 0 एक्सेलरेशन, t/4 के ऊपर -a ओमेगा स्क्वायर, t/2 के ऊपर 0, 3t/4 के ऊपर a ओमेगा स्क्वायर, t टाइम कंप्लीट होने के बाद 0। अब आप सोचेंगे ये टेबल आया कहाँ से? तो ये आया तो ये यहाँ से है, ये इक्वेशन से। अब मैं आपको एक इक्वेशन करके दिखा देता हूँ, बाकी सिमिलर आप कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाली x की इक्वेशन करके दिखा देता हूँ, आप v और a की इक्वेशन अपने आप निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यूज आ जाएंगी और इन वैल्यूज की मदद से हम ग्राफ बना लेंगे। अब पहले डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो एक्सप्लेनेशन, हियर इज द एक्सप्लेनेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट टाइम वेरिएशन। आप कह रहे हैं एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, पर ओमेगा तो होता है 2π/t के बराबर, इसीलिए मैंने लिख दिया एक्स टी, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू ए साइन 2π/t इंटू टी।
अब मैं कहता हूं जब टाइम 0 है, व्हेन t इज 0 देन xt, यहां पर x0 भी लिख सकता था मैंने xt ही रहने दिया सिर्फ समझाने के लिए, अदरवाइज आप यहां x0 लिख सकते हैं कि 0 टाइम के ऊपर। तो यहां t को 0 पुट कर दो। जब आपने 0 पुट किया तो a sin 2 pi over t मल्टीप्लाइड बाय 0 एंड इट इज sin 0, sin 0 इज 0। तो फर्स्ट रीडिंग हमारी टाइम 0 पे कितनी आई? 0। अब जब t इक्वल t ओवर 4 है देन x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यहां पर t को मैं ये भी लिख सकता हूं t ओवर 4 देन a sin 2 pi over t मल्टीप्लाइड बाय t ओवर 4, ये वैल्यू पुट कर दी t की यहां पे, इसे अब इस वाली इक्वेशन में यहां पुट कर दी। तो हमारे पास ये आ गया 2 pi over t इंटू t ओवर 4, यानी a sin pi by 2, sin pi by 2 तो 1 होता है, तो इसीलिए a गुना 1 इज 1। अब यदि मैं t इक्वल टू 2t ओवर 4 करूं, यानी कि t ओवर 2, देन xt किसके बराबर? इट विल बी a sin 2 pi over t मल्टीप्लाइड बाय t ओवर 2। यहाँ इस इक्वेशन में हमने t को इस केस में t ओवर 2 पुट कर दिया, तो हमारे पास ये कट गया, ये बन गया sin पाई, यानी कि a sin पाई आ गया, sin पाई इज 0, हेंस द रिजल्ट इज आल्सो 0। अब यदि मैं कहूं कि when t is equal to 3t over 4 then xt will be equal to a sin 2 pi over t multiplied by 3t over 4, तो ये आएगा a sin 3 pi by 2। अब sin 3 pi by 2 यानी sin 270 याद करो, ये -1 होता है, तो हेंस a इंटू -1 इज -a। और यदि मैं t इक्वल टू कैपिटल T देखूंगा, यानी कंप्लीट टाइम पीरियड के बाद, देन xt इज इक्वल टू a sin 2 pi over t मल्टीप्लाइड बाय t, तो t कट गए, तो इट इज इक्वल टू a sin 2 pi, sin 2 pi यानी sin 360 0 होता है, तो हेंस दिस रिजल्ट इज 0। तो आप ये देखो 0 पे 0, t ओवर 4 पे a, t ओवर 2 के ऊपर 0, 3t ओवर 4 पे -a, t इक्वल टू कैपिटल T पे फिर 0। तो यही तो हमने पीछे बताया था। ये लो पिछला वाला टॉपिक देखते हैं, ये लो 0 a 0 -a 0। अब ऐसे ही वेलोसिटी के लिए भी आप पीछे देखो, लास्ट वाले टॉपिक में फिर चल पड़ते हैं। ये देखो वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला है, इसको भी आप ओमेगा को 2 पाई ओवर टी, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ओमेगा, उसको 2 पाई ओवर टी पुट करके कॉस की वैल्यूज निकालनी शुरू कर दो। तो ऐसे ही एक्सेलरेशन के केस में यहाँ ओमेगा को 2 पाई ओवर टी पुट करके साइन की वैल्यूज निकालनी शुरू कर दो। तो हमारे पास कॉस वेलोसिटी के लिए ये बनेगा 0 टाइम पे ए ओमेगा, टी ओवर 4 टाइम पे 0, टी ओवर 2 टाइम के माइनस ए ओमेगा, 3 टी ओवर 4 टाइम पे 0, टी टाइम के ऊपर ए ओमेगा। ऐसे ही एक्सेलरेशन के लिए निकलेगा 0 टाइम पे 0, टी ओवर 4 पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, टी ओवर 2 पे 0, 3 टी ओवर 4 पे ए ओमेगा स्क्वायर और टी पे 0। ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपस में अपोजिट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट में पॉजिटिव आएगा, वहाँ एक्सेलरेशन में नेगेटिव आ रहा है। ये देख रहे हैं आप, 0 पे 0, ए पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये नेगेटिव आ गया, 0 पे 0, फिर माइनस ए पे प्लस आ गया, यहाँ ए ओमेगा स्क्वायर 0 पे 0। तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसे है। तो अब इन्हीं की मदद से हम ये एक ग्राफ बना सकते हैं। पहले इसके लिए 0 a 0 माइनस a 0, और ये साइन ग्राफ है। तो साइन ग्राफ ये इस ढंग से होता है। ये देखो डिस्प्लेसमेंट, जब इधर को मैं ले लेता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस टाइम ले लिया, अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट ले लिया, तो x यानी कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग एक्स एक्सिस टाइम, ये टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनेगा। जब 0 था टाइम तो ये वाला पॉइंट आया, ये यहाँ मेरा कर्सर है। अब जब टाइम था t ओवर 4, ये 4 हिस्से बांटे हुए हैं, ये देखो ये 0 टाइम यहाँ पे, ये नीचे से देखेंगे t ओवर 4 टाइम, ये लाइन बनी यहाँ, t ओवर 2 टाइम, ये लाइन बनी यहाँ, ये 3 टी ओवर 4 टाइम, ये लाइन बनी ये वाले पॉइंट पे, t टाइम कैपिटल T ये यहाँ पे। अब 0 टाइम के ऊपर एम्पलीट्यूड वाज 0, t ओवर 4 टाइम के ऊपर एम्पलीट्यूड
वाज ए, तो ये मैक्सिमम आ गया, ये वाला पॉइंट बना ऊपर। और t/2 टाइम पे फिर 0 आ गया, ये वाला पॉइंट बनेगा, यहाँ कर्सर है मेरा। 3t/4 के ऊपर -a, यानी कि ये वाला, ये यहाँ पर कर्सर है, वहाँ पर पॉइंट बनेगा। और कैपिटल T के ऊपर ये इस वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ मेरा कर्सर है। अब इन सब पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये मिलाने पर ये इस ढंग से ये ग्राफ बन रहा है, ये साइन ग्राफ है। ऐसे ही हम वेलोसिटी के लिए देखें तो 0 टाइम पे वेलोसिटी थी a ओमेगा, t/4 टाइम पे वेलोसिटी थी 0, 2t/4 टाइम पे यानी कि t/2 टाइम पे ये थी -a ओमेगा, और 3t/4 टाइम पे वेलोसिटी फिर 0 हो गई थी ये, और t टाइम के ऊपर, कैपिटल T टाइम के ऊपर वेलोसिटी हो गई थी a ओमेगा। ये हमने पिछले टेबल में बताया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये ग्राफ इस ढंग से बनेगा, और ये कोसाइन ग्राफ है। अब बिल्कुल एक्सेलरेशन में भी ऐसे ही चलेंगे। एक्सेलरेशन 0 टाइम पे 0 थी और t/4 टाइम पे -a ओमेगा, यानी ये वाला पॉइंट आएगा, यहाँ मेरा कर्सर है, टिप ऑफ कर्सर। t/2 टाइम पे एक्सेलरेशन 0 थी, फिर 3t/4 टाइम पे एक्सेलरेशन +a ओमेगा स्क्वायर थी, ये मेरा कर्सर यहाँ पे आ रहा है। और कैपिटल T टाइम पे एक्सेलरेशन फिर 0 हो गई थी। तो ये भी साइन ग्राफ है, पर ये नेगेटिव साइन ग्राफ, नेगेटिव ऑफ साइन है, क्योंकि ये आप देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के बिल्कुल अपोजिट ग्राफ ये बनता है। तभी यहाँ से भी, ये ग्राफ से भी हमें पता चल जाता है कि फेज डिफरेंस कितना है। इसके और इसके बीच में पाई का फेज है, ये डिस्प्लेसमेंट के और एक्सेलरेशन में, और यहाँ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का फर्क है। तो 90 डिग्री यानी π/2 का, वेलोसिटी π/2 आगे आ रही है। तो इस ढंग से हम यहाँ से भी फेज डिफरेंस बता सकते होते हैं। सो ये हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की बात थी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और टाइम की, दैट हैज बीन टोल्ड।